ABA। और आपको मैंने ABA की फुल फॉर्म बताई थी। ABA को क्या कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट नेम भी आपके सामने आ सकता है, जिसमें केवल ABA लिखा हुआ आता है। केवल क्या लिखा हुआ होगा? ABA। तो ABA की फुल फॉर्म आप क्या लिखेंगे? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। देखो ये हार्मोन बहुत कंफ्यूज करवाता है हमें, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे अच्छे सवाल देखे जाते हैं। राजपूत जी क्या हुआ? राम 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 राम। परवीन सिंह जी ओके, राम राम, गुड आफ्टरनून। अक्षय कुमार जी गुड आफ्टरनून। एक बार पढ़ने पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, बाद में बातें कर लेना आपस में। तुम लोग भी यार। देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ABA के बारे में पढ़ेंगे। है क्या? हम प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं? पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और पादप हार्मोन्स क्या है, उन सब की बात मैंने आपको प्लांट हार्मोन की पहली क्लास में बता दी थी। ठीक है, देखो ABA की फुल फॉर्म क्या होती है? इसे हम एब्सिसिक अम्ल हार्मोन भी बोलते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछा जाता है कि पादपों का ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एसिडिक फॉर्म में, यानी जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है, जो एसिडिक फॉर्म में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ABA, एब्सिसिक अम्ल। एक ऐसा पादप हार्मोन है, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ये किस फॉर्म में पाया जाता है? एसिडिक फॉर्म में, यानी कि अम्लीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो ये AB है, ABA था, एब्सिसिक एसिड था, इसको डिस्कवर्ड किसने किया? इसको डिस्कवर्ड किसने किया? सबसे पहले ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ABA को खोजा था? और वो कौन सा वैज्ञानिक था? तो उसका नाम था एडिकोट। एडिकोट, आपको नाम क्या याद रखना है? एडिकोट। देखो एडिकोट नामक, ये बफरिंग वाला सिस्टम इसको कितनी बार सही करा लिया फिर भी नहीं हो रहा क्या? कहां चल रहे थे हम? ABA के बारे में पढ़ रहे थे। एब्सिसिक एसिड जिसको डिस्कवर्ड किसने किया था? एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने किया। और इसका जो आइसोलेशन है, शेयर करो क्लास को फिर भी एक बार, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं आ रहे, जल्दी से करो करो, जल्दी से करो, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, जल्दी से तुम कर देना। देखो इसको जो आइसोलेट किया गया था, इसका जो आइसोलेशन किया गया था, ABA का जो आइसोलेशन किया गया था, आइसोलेट किया गया था, इसका आइसोलेशन किससे किया गया? कॉटन, कॉटन यानी कि कपास के पादप से इसका क्या किया गया था? आइसोलेशन किसका किया गया था? ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड का। अब देखो इसके जो कार्य हैं, इसके जो फंक्शन है, ये हमें बहुत कंफ्यूज करवाते हैं कि ABA के फंक्शन क्या होते हैं, ABA के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका जो पहला काम होता है ABA का, ये क्या करता है? आप सबने सीड जर्मिनेशन का नाम सुना है? सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। और सीड जर्मिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं बीजों का अंकुरण। सीड जर्मिनेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलेंगे बीजों का अंकुरण। और आप सभी लोग जर्मिनेशन का मतलब समझ गए होंगे। जर्मिनेशन यानी अंकुरण का मतलब आप सबको पता होगा। देखो पहला कार्य क्या है कि ABA क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को रोकता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, या फिर बीजों को जर्मिनेट होने से बचाता है। अब आपका सवाल क्या बनेगा कि अगर सीड जर्मिनेशन को ABA रोकता है तो ये हमारे लिए काम का है कि नहीं है? सीधा सा सवाल बनता है। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने फसल बोई और बोने के बाद उसके बीज प्राप्त किए, और उन बीजों को आपने जैसे बोरियों में भर के रख दिए, और ऐसे मान लो थोड़े दिन बाद आप देखो वहां पे कि जो बीज है उससे छोटी छोटी हरी हरी क्या निकलने लग जाती? कूपल सी निकलने लग जाती है कि बीज क्या हो गया? जर्मिनेट हो गया है। अब ये बीज क्या बना सकता है? नया प्लांट बना सकता है, नया पादप बना सकता है। ये नया प्लांट बना सकता है, नया पादप बना सकता है। अब ऐसा
मान लो कि हमें जरूरत है कि अब हमें फसल बोनी है, तो हम बीजों को कहाँ लगाएंगे, धरती में या फिर मिट्टी में बोएंगे, बोने के बाद वो अंकुरित हो तो वो काम का है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने क्या किया कि आज ही फसल से क्या किया, बीज प्राप्त किए और 2 दिन बाद में जब आपने रूम खोल के देखा तो आप देख रहे हो कि रूम में तो सारे जो बीज हैं वो अंकुरित हुए पड़े हैं, मतलब फसल का तो क्या हो गया है, नाश हो गया। फसल का तो क्या हो गया है, नाश हो गया है। हमने जो बीज प्राप्त किए थे वो तो क्या हो गए, अंकुरण कर गए हैं। लेकिन अगर वो बीज बिना टाइम से पहले अगर वो अंकुरण नहीं कर रहे, इसका मतलब उसमें कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एबीए। यानी कि एबीए हार्मोन हमारे लिए प्लांट के लिए यूजफुल कैसे है, क्योंकि ये सीड को, बीजों को टाइम से पहले अंकुरित नहीं होने देता, टाइम से पहले इनको जर्मिनेट नहीं होने देता। तो पहला काम तो इसका क्या हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट काम हो गया इसका कि सीड को जर्मिनेशन से क्या करता है, बचाता है या फिर बीजों के अंकुरण को रोकता है। किसका काम हो गया, एबीए का। इस एबीए का दूसरा काम क्या होता है, ये एबीए क्या करता है, जो पतझड़ ऋतु आती है, पतझड़ ऋतु आप सब जानते होंगे कि पतझड़ ऋतु के अंदर प्लांट की जो पत्तियां है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। प्लांट की पत्तियां क्या हो जाती है, गिर जाती है। और जब स्प्रिंग आती है यानी वसंत ऋतु, फरवरी में से आती है लगभग, जब वसंत ऋतु आती है तो फिर से पादप पे नई क्या बनती है, पत्तियां बनती है। यानी कि पतझड़ ऋतु के अंदर ये हार्मोन क्या करवाता है, लीफ डाउन करवाता है। लीफ डाउन का मतलब समझ गए होंगे, पत्तियों को गिराने का काम करता है। लीफ डाउन, पत्तियों को गिराने का काम कौन सा हार्मोन करता है, एबीए हार्मोन करता है, एब्सिसिक हार्मोन करता है। याद रखेंगे इतना। पहला काम तो क्या हो गया, ये सीड जर्मिनेशन को रोकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में। इसको नेगेटिव वे में मत ले लेना कि बीज हमने बो दिए और फिर भी बीज नहीं उग रहे तो हम कह रहे हैं एबीए काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जब आपने बीजों को स्टोर करके रखा है, स्टोर कर रखा है, तो उस टाइम पे बीज अंकुरित नहीं हो पा रहे, तो अंकुरित नहीं हो पा रहे इसका मतलब वहां पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, एबीए हार्मोन काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या हम पढ़ रहे हैं कि जब पतझड़ ऋतु आती है, पतझड़ ऋतु के अंदर क्या है कि पत्तियां गिरने लगती है, तो उस टाइम पे जो लीफ डाउन होगा यानी पत्तियां जब टूट के पादप से गिरेगी तो वहां पे भी कौन सा हार्मोन काम करेगा, एब्सिसिक हार्मोन काम करेगा, यानी कि एबीए काम करेगा। फिर इसके बाद इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि ये क्या करता है, जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा, और स्टोमेटा को आप हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा को आप हिंदी में क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। देखो रंध्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये करता क्या है कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, इनको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। स्टोमेटा को ये क्या कर देता है, बंद कर देता है। और आपको पता है कि जैसे ये लीफ होती है, ये पत्तियां होती है, और पत्तियों की नीचे वाली सतह पे, मान लो ये एक लीफ है, ये एक पत्ती है, और इस पत्ती की जो नीचे वाली सतह है, इस पे क्या पाए जाते हैं, साइड में छोटे छोटे रोम, मतलब छोटे छोटे बोल सकते हैं आप छिद्र पाए जाते हैं, और उन छिद्रों को आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि रंध्र कहते हैं। तो इस लीफ पर ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो रंध्र प्रेजेंट है, इन रंध्रों से जो वाटर है, पानी है, वो पानी बाहर आने लगता है, और पानी बाहर आकर टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर के साथ ये क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, भाप बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। हम वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या लिखते हैं कि पानी का रंध्रों की सहायता से वाष्प बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो स्टोमेटा रंध्र को ये हार्मोन क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या आती है, कमी आती है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कमी आएगी तो यहाँ पे किसको बचाया जाएगा, H2O को। यानी कि जो जल है, जो जल की हानि हो रही थी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, उस हानि को क्या करता है, ये बचाता है। कौन सा हार्मोन, एबीए हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। तो ये हमारे लिए
यूजफुल है, ये प्लांट के लिए यूजफुल भी है। कहाँ यूजफुल है कि जो पत्तियों पे छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, पानी उन स्टोमेटा से छोटी छोटी बूंद के रूप में वाष्प बनकर वहां से पानी की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। लेकिन एबीए क्या करता है, उन स्टोमेटा को क्लोज करता है, बंद कर देता है, जिससे पानी की बूंदों के रूप में हानि नहीं हो पाती। मतलब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को ये क्या करता है, कम करता है। अब इसके बाद आपका कंफ्यूजन हो रहा था कि जो वृद्धि निरोधक हार्मोन है, आपका क्वेश्चन क्या बन रहा था अभी कि वृद्धि निरोधक हार्मोन है, जैसे मैंने आपको बता दिया था साइटोकाइनिन। कंफ्यूज होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि साइटोकाइनिन क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन। साइटोकाइनिन को समझने के लिए आपको ऑक्सिन को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये प्लांट है, सपोज दैट ये प्लांट है, इस प्लांट पे क्या निकल रही है, छोटी छोटी शाखाएं निकल रही है और वो ग्रोथ कर रही है, वृद्धि कर रही है। अब इस प्लांट की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी हो गई। भाई गेहूं का पादप कितना होता है, अब मान लो गेहूं का पादप बाजरे के पादप के बराबर हो रहा है, तो ये तो एक अजीब सी बात हो गई ना। तो गेहूं के पादप की जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हो गई। उसके बाद वहां पे कौन बनेगा, साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन क्या कर देगा, ग्रोथ को वहीं पे रोक देगा। लेकिन एबीए क्या करता है कि एबीए ग्रोथ को पहले ही रोक देता है। एबीए को नहीं पता कि पादप की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए थी। भाई कुछ पादप कैसे रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो वहां पे अगर कोई वृद्धि को रोक रहा है तो उस वृद्धि को कौन रोकता है, एबीए रोकता है। क्योंकि साइटोकाइनिन कभी ऐसे वृद्धि को नहीं रोकता, वो तब रोकेगा जब सफिशिएंट हो गया, भाई इतनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, अब इसके आगे नहीं होनी चाहिए, तो वहां साइटोकाइनिन काम करेगा। अदरवाइज अगर कोई वृद्धि को रोकता है तो वो कौन आएगा, एबीए आएगा, यानी कि एब्सिसिक अम्ल आएगा। अब आपकी बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे। जैसे एक पादप है, उसको ग्रोथ करनी है और वो ग्रोथ करने से पहले उसकी वृद्धि रुक गई, एबीए काम कर रहा है। एक दूसरा पादप है जो ग्रोथ कर रहा है और वो पूरी ग्रोथ करने के बाद अब उसकी वृद्धि रुक गई कि अब इसकी वृद्धि नहीं होगी, साइडों के अंदर उसकी वृद्धि हो सकती है, वो पादप फैल सकता है, लेकिन उस पादप की लंबाई अब नहीं बढ़ सकती। मतलब वहां पे ऑक्सिन के बाद कौन बन गया है, साइटोकाइनिन बन गया है। हाँ बिल्कुल, ऑक्सिन के विपरीत काम करता है कौन सा हार्मोन, एबीए हार्मोन। ऑक्सिन के विपरीत काम करता है, अपोजिट काम करता है, वो कौन सा हार्मोन करता है, एबीए काम करता है, एब्सिसिक एसिड काम करता है। तुम लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया क्या रे? अरे क्लास को शेयर करो, क्लास को शेयर करो जल्दी से, क्लास को शेयर करो जल्दी से। एक बार दोबारा नोटिफिकेशन जाएगा तो ही बच्चे आ पाएंगे। ऐप पर क्लास कल से शुरू है, ठीक है। तो एबीए के बारे में पूछा जाए तो एक बार रिवाइज कर लो। एब्सिसिक एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन जो एसिड के रूप में पाया जाता है, अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि एब्सिसिक अम्ल को डिस्कवर्ड किसने किया, एडिकोट ने किया। किसमें किया, इसको आइसोलेट किया गया कॉटन में। इसके काम क्या होते हैं, ये सीड को जर्मिनेट करता है, ये सीड को जर्मिनेट करने से रोकता है, बचाता है। दूसरा, पतझड़ ऋतु के अंदर ये पत्तियों को गिराने में साइकिल लीफ का डाउन कराता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका एक बेनिफिशियल काम क्या होता है, स्टोमेटा रंध्र को क्लोज कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये ऑक्सिन के विपरीत काम करता है, ऑक्सिन के विपरीत काम करता है। ऑक्सिन क्या कराता है, प्लांट को ग्रोथ करवाता है। लेकिन अगर एबीए की मात्रा बढ़ गई तो एबीए की मात्रा बढ़ते ही क्या हो गया, प्लांट की वृद्धि क्या हो जाएगी, एकदम से रुक जाएगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सिन हार्मोन काम नहीं कर पाएगा। ये हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा है, एबीए पढ़ा है। ऐसे सवाल एबीए से आपको पूछे जाएंगे या फिर देखने को मिलेंगे। इतनी बात आप लोगों की क्लियर है तो आगे चलो ठीक है। अब इसके बाद आपके एक हार्मोन और रह गया है प्राइमरी में, जिसे हम कहते हैं जिब्रेलिन हार्मोन। आप क्या कहते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन। और इंपोर्टेंट है, जिब्रेलिन हार्मोन से भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। अब आप हेडिंग लिख लेंगे, 5वें नंबर का जो हार्मोन है उसका नाम लिखेंगे आप जिब्रेलिन हार्मोन।
तो 5th नंबर का हार्मोन है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन। आज देखो प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम प्लांट मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप आकारिकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जिब्रेलिन हार्मोन है। इस जिब्रेलिन हार्मोन को डिस्कवर्ड किसने किया था? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले जिब्रेलिन हार्मोन को क्या किया? डिस्कवर्ड किया, खोजा। पहला सवाल तो हाँ बिल्कुल, कीनोसोवा नाम का एक वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम क्या था? कीनोसोवा नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले किसको खोजा था? जिब्रेलिन हार्मोन को खोजा था। कीनोसोवा या फिर कीनोसोवा, ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो कीनोसोवा नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा था? जिब्रेलिन नामक हार्मोन को खोजा था। ठीक है, कुरोसावा, कीनोसोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, कीनोसोवा नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा था? जिब्रेलिन हार्मोन को खोजा था। ठीक है, अब देखो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है इसका एक इंपॉर्टेंट काम है जो बार बार में पूछा जाता है। देखो ये जिब्रेलिन हार्मोन है, अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूं कि जिब्रेलिन हार्मोन आखिरकार करता क्या है, तो इट इंक्रीज हाइट ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, इनकी जो हाइट होती है, इस हाइट को ये क्या करता है? बढ़ाता है, इस हाइट को इंक्रीज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जिब्रेलिन हार्मोन का क्या होता है कि ये प्लांट की हाइट को क्या करता है? इंक्रीज करता है, हाइट को बढ़ाता है। अब आप बोलोगे मैडम ऑक्सिन भी बढ़ा रहा है, साइटोकाइनिन रोक रहा है, फिर आप बोल रहे हो जिब्रेलिन भी बढ़ा रहा है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है, ध्यान से देखो। ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स का मतलब जिनसे हम लकड़ी या फिर ईंधन प्राप्त करते हैं। वुडी प्लांट्स तो जानते हो सभी, वुडी प्लांट जानते हो ना? वुडी प्लांट जिससे हम वुड यानी कि ईंधन या फिर हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, इमारती लकड़ी जिसका उपयोग फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जाता है। जान गए सभी? फर्नीचर वगैरह बनाने में, हाँ बिल्कुल। ओम सिंह भाटी जी आपने हिंदी बता दी, थैंक यू इसके लिए। काष्ठीय पादप, आप वुडी प्लांट्स को हिंदी में क्या कह सकते हैं? काष्ठीय पादप कह सकते हैं। ये जो वुडी प्लांट्स है, ये जो काष्ठीय पादप है, इनका जो स्टेम है, इनका जो तना है, देखो इस तने की लंबाई के साथ साथ ध्यान से सुनो, जैसे ये स्टेम है, ये तना है, तो स्टेम की अगर ये स्टेम ऐसे ग्रोथ कर रहा है तो इसकी क्या बढ़ रही है? लंबाई। और अगर ये ऐसे ग्रोथ कर रहा है तो इसकी क्या बढ़ रही है? मोटाई। इसकी क्या बढ़ रही है? मोटाई बढ़ रही है। तो जिब्रेलिन हार्मोन मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या करता है कि ये स्टेम की क्या बढ़ाता है? मोटाई को बढ़ाता है। तने की क्या करता है? मोटाई को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। यानी हाइट को तो इंक्रीज कर रहा है, हाइट को वृद्धि कर रहा है, इसकी तने की हाइट को बढ़ाएगा, लेकिन हाइट को बढ़ाने के साथ साथ ये इसकी मोटाई को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। और मोस्टली कौन से पादपों में? जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जो काष्ठीय पादप होते हैं, और मोस्टली राजस्थान की बात की जाए तो मोस्टली काष्ठीय प्लांट ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो जो काष्ठीय प्लांट है, जितने भी खेजड़ी वगैरह जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये काष्ठीय प्लांट्स का जो स्टेम आपने देखा होगा कि स्टेम बहुत भारी होता है, बहुत मोटा होता है। क्यों? क्योंकि उनके स्टेम में कौन सा हार्मोन काम कर रहा होता है? जिब्रेलिन हार्मोन काम कर रहा होता है, जो स्टेम की मोटाई को, इसकी हाइट को इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी मोटाई को भी क्या करता है? बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है किसका? जिब्रेलिन का। अब देखो ये जो जिब्रेलिन है ये हाइट को इंक्रीज करता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने देखा था कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, ये ऑक्सिन हार्मोन जो स्टेम होता है, तना, प्लस जो रूट, स्टेम और रूट दोनों की हाइट को, दोनों के अंदर क्या करवा रहा था? ग्रोथ करवा रहा था, दोनों में वृद्धि करवा रहा था। कौन सा हार्मोन करवा रहा था? आप क्या कहेंगे? ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन क्या करवा रहा था? स्टेम और रूट दोनों के अंदर क्या करवा रहा था? वृद्धि करवा रहा था। लेकिन अगर अपन बात करें, देखो जिब्रेलिन सबसे ज्यादा पाया जाता है रूट्स में, जड़ों में। भाई अगर ऐसा पादप है,
अगर ऐसा पादप है कि जिनका स्टेम तो पतला है लेकिन रूट, अब रूट भी अलग अलग प्रकार की होती है, मूसला मूल होगी, अपस्थानिक होगी, ठीक है, इस तरीके से आगे हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो जिब्रेलिन है वो किसमें पाया जाता है? रूट में पाया जाता है, और इन रूट की क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। भाई स्टेम की ग्रोथ तो करवाता है, साथ में इसकी मोटाई भी बढ़ाता है। किसमें? वुडी प्लांट्स में, काष्ठीय पादपों में। इसके अलावा जो अन्य पादप है उसकी जो रूट्स है, उनकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों की क्या करवाता है? ये ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करवाएगा? जिब्रेलिन हार्मोन करवाएगा। यानी कि मोस्टली ये क्या है कि जो पार्श्व भाग है पादप के, पार्श्व भाग समझ गए? साइड वाले। पार्श्व भाग का मतलब समझ गए? साइड वाले, लिटरल, ठीक है। तो जो लिटरल वाले पार्ट है, जो पार्श्व वाले भाग है, उनको क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। भाई एक तो बिल्कुल लंबा पादप हो, वो तो कौन करवा रहा है? ऑक्सीन करवा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है, जैसे ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के जो साइड वाले पार्ट वृद्धि कर रहे हैं, साइड वाले पार्ट को आप लिटरल बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? पार्श्व भाग बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? पार्श्व भाग बोल सकते हैं। तो पार्श्व भाग के अंदर ये क्या करवाता है? वृद्धि करवाता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन को एक किनुसोवा, ठीक है, या फिर कोरासोवा, ऐसे नाम मैच करता सा मिलेगा आपको। कुछ बुक में क्या लिखा है, कुछ में क्या लिखा है। इसको किनुसोवा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? डिस्कवर किया। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इतना याद रखना है कि प्लांट जो साइड से ग्रोथ करता है, जो पार्श्व में ग्रोथ करता है, जो साइड से ग्रोथ करता है, वो किसके कारण करता है? जिब्रेलिन के कारण करता है। यानी जिब्रेलिन जो वुडी प्लांट्स है, भाई आप सबने देखा होगा कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो पूरे फैले हुए होते हैं चारों तरफ से, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो लिटरल ग्रोथ होती है, जो पार्श्व ग्रोथ होती है, उसके लिए क्या पाया जाता है? जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। और उस स्टेम को ये क्या करता है? मोटाई देता है, ऐसी वृद्धि कराता है कि स्टेम क्या हो? मोटा। प्लस आपने क्या देखा कि जिब्रेलिन हार्मोन है, भाई कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो वुडी प्लांट्स नहीं है, काष्ठीय पादप नहीं है, तो उन पादपों में ये रूट में ज्यादा वृद्धि करवाता है। जो रूट्स वाला पार्ट है, जो जड़ वाला भाग है, वहां पे ये जिब्रेलिन हार्मोन ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है, ये बहुत मात्रा में पाया जाता है प्लांट में। यानी लगभग माना जाता है कि 100 हार्मोन्स का ग्रुप होता है, लगभग 100 हार्मोन का ग्रुप होता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। इसीलिए आपको देखने को मिलता है, आप पढ़ते हैं GA1, GA2, GA3 से लेके GA100 तक, ठीक है, GA100 तक। ये तो मैंने लगभग पढ़ाया है कि मैनी ग्रुप, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है जिब्रेलिन हार्मोन। GA1, GA2, GA3 इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन अगर अपन बेसिकली जो हमें बुक्स में देखने को मिलता है और जो हम पढ़ते हैं, ये फंक्शन हम जिस जिब्रेलिन के पढ़ रहे हैं वो जिब्रेलिन होता है हमारा GA3। वो कौन सा जिब्रेलिन होता है? GA3 होता है। तो यहां हम कौन सी जिब्रेलिन के बारे में पढ़ रहे हैं? GA3 जिब्रेलिन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी बहुत से हार्मोन्स का ग्रुप होता है क्या? जिब्रेलिन। लेकिन यहां हम किसको पढ़ते हैं? GA3 जिब्रेलिन के बारे में पढ़ते हैं, जो पार्श्व ग्रोथ करवाता है, तने की मोटाई को बढ़ाता है, और जो वुडी प्लांट्स नहीं होते, जो काष्ठीय प्लांट नहीं होते, उनकी जो रूट्स वाला भाग है, उनकी जो जड़ वाला भाग है, उसके अंदर ज्यादा वृद्धि करवाता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन करवाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे। ओके, चलो आगे चलते हैं ना। अब देखो लास्ट, अब अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी हार्मोन्स को। ये हमारे प्राइमरी हार्मोन्स हो गए हैं। ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे प्राथमिक प्लांट हार्मोन से, प्राइमरी प्लांट हार्मोन से, ठीक है। तो अब आप सेकंड हेडिंग लिख लेंगे सेकेंडरी प्लांट हार्मोन्स। आप हेडिंग क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्लांट हार्मोन्स, जिसमें हम ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजन को पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजन को। कैसे गड़बड़ हो गई कुलदीप जी? ठीक है, तो अब आप हेडिंग लिखेंगे सेकेंडरी प्लांट हार्मोन।
सेकेंडरी प्लांट हार्मोन। और सेकेंडरी प्लांट हार्मोन कितने हैं? 2 हैं। कितने होते हैं? 2। इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप ट्रांसम्यूरिन, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ट्रांसम्यूरिन हार्मोन, और इनके फंक्शन आपको याद रखने हैं, इनके आपको फंक्शन याद रखने हैं, कार्य याद रखने हैं। हम पढ़ेंगे ट्रांसम्यूरिन हार्मोन को। अच्छा राजू राम जी, तभी तो बोल रहे हो अरे तुम शेयर करो, कईयों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचा है। भूपेश जी क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? बिल्कुल कोर्स मिल जाएगा, लास्ट में बताती हूं। रेगुलर क्लास लोगे तो समझ में आएगा ना। और बॉटनी चल रही है, बॉटनी के अंदर तो आपको भी पता है नेमिंग भी ऐसी ही आती है और इनके काम भी कुछ ऐसे ही होते हैं। भाई जूलॉजी की बात अलग है और बॉटनी की बात अलग है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि बॉटनी को समझने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी ऐसी ही बनानी पड़ेगी। चलो ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के जो फंक्शन हैं, जो कार्य हैं, ये आपको ज्यादा याद होने चाहिए। अब देखो ट्रांसम्यूरिन नाम से ही पता चल रहा है। देखो सबसे पहले तो आप एक नाम याद रख लो, ये क्या करेगा? रिकवरी करेगा। क्या करता है? रिकवरी करता है। भाई रिकवर का मतलब दोबारा उसको बनाना, ठीक है, रिकवर करवाना। जैसे हम नहीं बोलते कि अभी इस चैप्टर को आपको रिकवर करना है, आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइज करो या फिर रिकवर करो, ठीक है, उसको दोबारा से करो। मतलब क्या है कि जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई पादप है और ये पादप की क्या है? शाखाएं हैं। ये पादप की क्या है? शाखाएं हैं। आप कोई भी पादप ले सकते हैं, जैसे आपने रोज ले लिया, जैसे आपने गुलाब का पादप ले लिया, ठीक है, किसका पादप लिया? गुलाब का पादप लिया। और हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये वाला जो भाग है इस पे फ्लावर लगे, गुलाब के फूल लगे हैं, तो हम क्या करते हैं? भाई फूल है तो कोई तो क्या करता है? इसको यहां से तोड़ता है। लेकिन आजकल क्या है, ज्यादा स्मार्ट हो गए हम लोग कि हमें तो अच्छा सा फ्लावर दिखे, तो हम क्या करते हैं? इसको यहां से काटते हैं। भाई मार्केट में आपने खरीदे होंगे रोज, तो सभी ने नहीं तो कुछ लोगों ने तो खरीदे होंगे। तो आपने देखा होगा कि रोज के नीचे एक बड़ा सा स्टेम जैसा पार्ट होता है, ठीक है, होती है ना एक ब्रांच, एक शाखा सी, है ना। तो हम क्या करते हैं? यहां से इस रोज वाले प्लांट को फूल को काट लेते हैं, इस रोज वाले फूल को काट लेते हैं। अब क्या होगा कि हमने तो इसको काट लिया, अपनी जरूरत पूरी कर ली। अब इस पादप का क्या होगा? पादप को पता है कि मेरे साथ ऐसा होगा। अब ये पादप क्या रखता है? इन भागों के अंदर एक हार्मोन रखता है और इस हार्मोन का नाम क्या होता है? ट्रांसम्यूरिन होता है। इस हार्मोन का नाम क्या होता है? ट्रांसम्यूरिन होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि जैसे ही हम यहां से इस शाखा वाले भाग को काट लेते हैं, फूल को जब यहां से अलग कर लेते हैं, तो वापस यहां पे एक नई ब्रांच बनती है। नई ब्रांच बन रही है, नई बन रही है मतलब उसकी क्या की गई है? रिकवरी। हमने तो इसको क्या कर दिया था? डैमेज कर दिया था। हमने इसको क्या कर दिया था? डैमेज कर दिया था। लेकिन पादप ने क्या किया? उस डैमेज भाग को वापस रिकवर कर लिया, वापस रिकवरी कर लिया। और रिकवरी का मतलब यहां पे फिर से ब्रांच निकलेगी और फिर से क्या लगेंगे? फ्लावर्स लगेंगे, फूल लगेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी कि मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या होता है इस ट्रांसम्यूरिन का, कि जो ट्रांस वाले भाग हैं, जो पार्श्व वाले भाग है, उनकी रिकवरी करता है या फिर इनकी मरम्मत वाला भाग करता है। आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मरम्मत बोलते हैं। हिंदी क्या बोल देंगे? मरम्मत करता है। पादपों के वे भाग जो क्या हो गए हैं? डैमेज हो गए हैं, उन डैमेज भाग को क्या करता है? ये रिकवर करता है या फिर मरम्मत करता है। इतनी बात समझ में आई? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट काम है किसका? ट्रांसम्यूरिन का। आपको हमेशा याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप ट्रांसम्यूरिन को। इतना याद रखना कि अगर हम प्लांट के किसी भाग को डैमेज करेंगे, और मोस्टली हम डैमेज उसी को करते हैं जिसपे फ्लावर्स लगे हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं? फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं। अपने सेल्फिश होते हैं ना, ह्यूमन सेल्फिश होता है,
पादपों से जैसे सुबह खिले खिले रोज दिखे और देखते ही आपका मन करता है यार इसको तो तोड़ ही लेते हैं, और हम क्या करते हैं उसको तोड़ लेते हैं। हमें उस भाग को वापस रिकवर कर सकता हूं बिकॉज आई हैव ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। पादप ये कहता है कि मेरे पास ट्रांसम्यूरिन हार्मोन है, और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन क्या करवा देगा, वापस डैमेज भाग को रिकवर करवा देगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ, मरमत से म्यूरिन याद रख लेना, समझ में आ गई? अच्छा, मन भी खिल जाता है फूल देकर, ओहो ठीक है, चलो आगे। तो ट्रांसम्यूरिन का काम है रिकवर करना, प्लांट के डैमेज भाग की मरम्मत करना। मरम्मत से म्यूरिन याद रख लेना कि हम प्लांट के किसी भी भाग को जब डैमेज करते हैं तो डैमेज करने के बाद सुक्षा जी को क्या हो गया, डैमेज, अगर कोई प्लांट डैमेज हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, वापस रिकवर कर दिया जाता है। चलो आगे। ओके, अब लास्ट हमारा जो लास्ट हार्मोन रहा है वो कौन सा रहा है, फ्लोरिजन। चलो इसको मैं मिटा रही हूं ना, तो आप याद रख लेंगे मरम्मत से म्यूरिन, ट्रांसम्यूरिन हार्मोन जो डैमेज भाग को रिकवर करता है। कभी नहीं भूलोगे, ये बात तो मुझे पक्का पता है। अब लास्ट लिखेंगे आप सेकेंडरी में दूसरा जो हार्मोन है वो होता है हमारा फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन, देखो कुछ को तो पहले से ही पता होगा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फ्लोरिजन। देखो फ्लोरिजन को हम जब बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से एक वर्ड निकल रहा है फ्लावर। फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं, फ्लावर की। देखो ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है ये उन्हीं पादपों में पाया जाता है जिनमें क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। जिनमें क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, पुष्प बनते हैं। कौन सा हार्मोन, फ्लोरिजन। इसीलिए इसको किसमें रखा गया है, सेकेंडरी में रखा गया है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सेकेंडरी हार्मोन क्या करता है, भाई वो पादप जिनको ज्यादा रिक्वायर्ड होती है उन्हीं में पाया जाता है। तो बेसिक सी बात है कि जिनमें फ्लावर बनेंगे उन्हीं में क्या पाया जाता है, फ्लोरिजन पाया जाता है। अब देखो ये फ्लोरिजन हार्मोन क्या करता है, फ्लोरिंग करवाता है। फ्लोरिंग का मतलब समझ गए, एक तो पुष्प का बनना, फ्लोरिंग वर्ड का मतलब समझ रहे, ये क्या करवाता है, फ्लोरिंग करवाता है। पुष्प बनने के साथ साथ जो पुष्प खिलते हैं, भाई आप सुबह उठ के देखते हो तो पुष्प आपको खिले हुए दिखते हैं, और जब आप दोपहर के समय देखते हो जब धूप हो रही होती है तो धूप के समय ये पुष्प क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। नोटिस किया होगा ना कि सुबह सुबह और शाम के टाइम पे जब ठंडा मौसम होता है तो ठंडे मौसम में पुष्प क्या होते हैं, खिले हुए दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे लगता है, भाई देखो पुष्प खिले हैं। क्योंकि ये फ्लोरिजन हार्मोन है, ये जब धूप कम होती है तो ज्यादा बनता है। जब लाइट या फिर प्रकाश कम होता है तब फ्लोरिजन हार्मोन ज्यादा बनता है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि दोपहर में बहुत धूप पड़ी है और उस धूप के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बन सकता, और फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बनेगा तो पुष्प नहीं खिलेंगे। तो पुष्प में फ्लोरिंग का काम और उनको खिलने का जो काम है वो कौन सा हार्मोन करता है, फ्लोरिजन हार्मोन करता है। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपने रोज के 100 पादप लगा रखे हैं, नोटिस किया होगा आपने, अगर किसी को ये शौक है, एक होना भी चाहिए कि हम प्लांट लगाते हैं अलग अलग टाइप के जो फूल वाले होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे भाई हमने 100 पादप रोज के लगा रखे हैं तो उनमें से 2-4 पादप ऐसे भी होंगे कि उनके फूल तो लगेंगे लेकिन वो खिलते नहीं है। फूल तो लगते हैं लेकिन वो खिलते नहीं हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि वहां पे उन पादपों के अंदर कौन सा हार्मोन नहीं बन रहा, फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बन रहा। तो जब फ्लोरिजन हार्मोन नहीं बनता तो फ्लोरिंग, और फ्लोरिंग के साथ साथ क्या होता है कि फूल खिल नहीं सकते। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि फ्लोरिजन हार्मोन क्या करता है, फ्लोरिंग के साथ साथ कि पुष्प तो बनते हैं, पुष्प बनने के साथ साथ ये फूलों को खिलाने का काम भी करता है। अच्छा ओम सिंह जी, इतनी बात समझ में आई? ये थे हमारे प्लांट हार्मोन्स। हाँ, तो फ्लावर नहीं बनेंगे तो फ्रूट कैसे बनेंगे रंजन जी?
कौन बोल रहे हैं आप? सॉरी, तेजपाल सिंह जी। भाई कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर नहीं बनेंगे तो फूल नहीं बनेंगे, तो बिना फूल के तो भाई फल कैसे बनेंगे? आपको पता है कि फूल बनेंगे तब क्या बनेंगे? फल बनेंगे। बिना फूल के फल कैसे बनेंगे? तो ये हमने प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्लांट हार्मोन्स में हमने, देखो ध्यान से सुनो, हमने प्राइमरी हार्मोन में ऑक्सिन पढ़ा, साइटोकाइनिन पढ़ा, इथाइलिन पढ़ा, जिब्रेलिन पढ़ा और एबीए पढ़ा। फिर हमने सेकेंडरी हार्मोन में किस किस को पढ़ लिया? सेकेंडरी हार्मोन में हमने फ्लोरिजन को पढ़ लिया और उससे पहले हमने किसको पढ़ लिया? ट्रांसयूरिन को पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्लावर होता है लेकिन फ्रूट नहीं लगता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है तेजपाल जी। क्योंकि आपको पता है कि पादप हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल है, तो जो मेल प्लांट है उसमें कभी फल नहीं बनेगा। अभी समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी। चलो ठीक है, अब आप हेडिंग लिख लेंगे प्लांट मोर्फोलॉजी। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट मोर्फोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी बॉटनी का 70% भाग, यानी बॉटनी का लगभग, क्या वाम सिंह भाटी जी, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बताएंगे भाई, बताएंगे, ठीक है। आप सबको बता देती हूं कि जो ये प्लांट मोर्फोलॉजी होती है, ये प्लांट मोर्फोलॉजी क्या करती है? बॉटनी का 70% जो पार्ट है वो कौन कवर करती है? प्लांट मोर्फोलॉजी। क्योंकि प्लांट मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप याद रख लेना कि हमारी क्लास कल शुरू होगी प्लांट मोर्फोलॉजी से, और अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको थोड़ा सा। तो आप हेडिंग लिख लेंगे प्लांट मोर्फोलॉजी। हम किसको पढ़ेंगे? प्लांट मोर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। देखो प्लांट मोर्फोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। देखो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मोर्फोलॉजी क्या है? आपको एक प्लांट दिया गया, मैंने आपको कोई भी एक प्लांट उठा के दे दिया, ठीक है। आप उस प्लांट को देखोगे, आपने उस प्लांट को देखा और देखने के बाद आप क्या, आपके दिमाग के अंदर क्या इमेज आती है, क्या थिंकिंग आती है, वो ही प्लांट मोर्फोलॉजी है। मतलब क्या बात कर रहे हो? आपने जैसे रोज का, मैंने आपको रोज का प्लांट दिया कि ये प्लांट है, आप क्या कहोगे कि इस प्लांट में क्या क्या है? आप कहोगे इस प्लांट की रूट है, इस प्लांट की क्या है? जड़ें है, इस प्लांट में क्या है? स्टेम है, इस प्लांट का क्या है? तना है। आप स्टेम को क्या कहेंगे? तना कहेंगे। इसके बाद आप क्या कहोगे कि इस प्लांट में लीफ भी है, लीफ को आप क्या कहेंगे? पत्तियां कह देंगे कि इस प्लांट में क्या है? लीफ है, पत्तियां है। आपने क्या बोल दिया? प्लांट के अंदर रूट है, स्टेम है, लीफ है। फिर आप क्या कहोगे? भाई इस प्लांट में तो फ्लावर भी बनते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इस प्लांट में पुष्प भी लगे हैं। अब अदर कोई प्लांट है तो आप क्या कहेंगे कि प्लांट के अंदर तो क्या बन रहे हैं? फ्रूट भी बन रहे हैं, यानी कि फल भी बन रहे हैं। आपने जब प्लांट को देखा तो आपने इतनी चीजों को माइंड किया, इतनी चीजें आपके दिमाग में आई, यानी कि ये पादप की क्या है? आकारिकी है। जब आप पादप को बाहर से देखते हो, जब आप पादप को बाहर से देखते हो तो आपको पता लगता है कि पादप की आकारिकी में क्या क्या हो सकता है। तो पादप की आकारिकी में रूट हो सकती है, जड़ें हो सकती है, स्टेम हो सकता है, तना हो सकता है, लीफ हो सकती है, पत्तियां हो सकती है, फ्लावर्स हो सकते हैं, पुष्प लग सकते हैं, प्लस उसके अंदर कुछ पादपों में फ्रूट बनता है तो क्या हो सकता है? फ्रूट भी हो सकता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अब देखो हमें इनको एक एक के बारे में पढ़ना है। आपसे रूट भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे अपस्तानिक हो गई, मूसला मूल होगी, अलग अलग प्रकार के रूट्स हैं, अलग अलग प्रकार के स्टेम होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा काष्ठीय तना। काष्ठीय तना क्या है? जो वुडी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जिसका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? ईंधन फ्यूल के रूप में कर सकते हैं। लीफ होती है, पत्तियां होती है, पत्तियां भी क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। फ्लावर्स होते हैं, पुष्प होते हैं। आपको पता है कि पुष्प, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ में यूनिसेक्सुअल होते हैं। और फ्रूट है,
फ्रूट भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो प्लांट मोर्फोलॉजी के अंदर हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, प्लांट की आकारिकी को पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे, प्लांट की आकारिकी को। और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, इससे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे राइजोइड्स क्या है, आपसे सवाल पूछ लिया जाता है राइजोइड्स। श्वसन मूल क्या है, जैसे आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि श्वसन मूल क्या होती है, श्वसन मूल। अब हमें पता तो चलता है कि मूल का मतलब किसकी बात की जा रही है, जड़ की बात की जा रही है, लेकिन श्वसन मूल का मतलब क्या है, बिल्कुल लहसुन स्टेम होता है, लीफ होता है, या फिर जड़ होती है। प्याज क्या होता है, आपका ये जितने भी आते हैं, लहसुन, प्याज, शकरकंद आती है, घनकंद, जो भी सलकंद जो भी होते हैं वो कंप्लीट है, वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, प्लांट मोर्फोलॉजी के अंदर। अलग अलग रूट, अलग अलग स्टेम, अलग अलग लीफ, अलग अलग फ्लावर्स, और अलग अलग किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। लहसुन, गाजर, मूली, हाँ सभी कुछ रूट, हाँ न्यूमेटोफोर, बिल्कुल श्वसन मूल को आप क्या बोल सकते हो, न्यूमेटोफोर्स भी बोल सकते हैं। और ये न्यूमेटोफोर का सवाल बहुत बार आता है कि न्यूमेटोफोर क्या होती है, श्वसन मूल क्या होती है, न्यूमेटोफोर्स क्या होती है, श्वसन मूल। मैंने ये तो एक एग्जांपल दिया है आपको कि अपस्थानिक मूल्य कौन सी पादपों में, जैसे पूछ लिया कि गेहूं के अंदर जो रूट पाई जाती है वो कौन सी होती है, बाजरे की जो रूट है, आपने देखा होगा ना बाजरे के अंदर जब हम बाजरा काट लेते हैं तो इसके नीचे जब उसको उखाड़ के देखते हैं, उसको उखाड़ के देखते हैं तो नीचे हमें गुच्छा सा मिलता है रूट का, वो अपस्थानिक मूल होती है, एक रूट थोड़ी होती है। और जब आप सरसों का पादप है, सरसों के पादप को जब आप उखाड़ के देखते हो तो आप देखते होंगे एक लंबी सी एक रूट के साथ ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकली होती है। तो जो लंबी और मोटी रूट होती है जो एकदम से उखड़ नहीं सकती, उसको अपन क्या बोलते हैं, मूसला मूल। उसको क्या बोला जाता है, मूसला मूल बोला जाता है। अब गेहूं है, आपने गेहूं को उखाड़ के देखा होगा, जब गेहूं को उखाड़ देखा तो ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो एक दूसरे में उलझी हुई रहती है, एक दूसरे में उलझी हुई रहती है, वो कौन सी मूल होती है, अपस्थानिक मूल्य होती है। ठीक है, तो ऐसे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। हाँ, झुंड के रूप में मिलती है, गेहूं में, जौ में आप सबने उखाड़ के देखा होगा, बाजरे के अंदर झुंड सा बना होता है रूट्स का, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक मूल्य कहते हैं। ऐप पर क्लास के टाइम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात बता देती हूँ, प्लांट रेस्पिरेशन ध्यान से सुन लो। प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट में श्वसन, प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन हो गया आपका रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन यानी कि प्लांट प्रजनन जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो भी किसके अंदर आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। प्लांट मोर्फोलॉजी में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, सबसे पहले इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या